अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 कैप 5 का स्टार्ट हो गया है। आप लोगों के पढ़ाने में इतना मसरूफ़ हूँ कि देखे मैंने कल से कपड़े नहीं बदले। ये कल नहीं है, ये आज ही है। ओके, अच्छा जी, बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह, टाइमो टाइम आ गए हैं और ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ ले आइए। 365 नंबर सफ़े पे एक IS 10 हमने पढ़ना शुरू किया था, आपको याद है? उसको थोड़ा सा मज़ीद पढ़ लें। अच्छा जी, इसके अंदर आपको मैंने 3rd, 9th, 11th, 12th इनके बारे में कहा था कि इनको ज़रा आप वेट करा लीजिएगा। बाकियों को तो मैंने करवा ही दिया था। सिंपल वाले केस तो हो ही गए थे, लेकिन स्पेशल केस भी हो गए थे। ठीक है, 3 अदर स्पेशल केस हो गए थे। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। बात ये हमने की थी, पता नहीं बोर्ड पे की थी गालिबन, बोर्ड पे की थी हमने। और वो बात क्या थी, अगर आपका कोई इवेंट ईयर एंड से पहले हो गया है और आपको सिर्फ उसका पता चला है ईयर एंड के बाद और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज नहीं हुई हैं फॉर इशुएंस, तो ये एक एविडेंस है ऐसी कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट पर। तो इसको एडजस्टिंग इवेंट कह के इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे, डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप का कोई इवेंट ऐसा हुआ है जो ईयर एंड के बाद हुआ है और आपको पता भी ईयर एंड के बाद चल गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी आपके हाथ में है, तो क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो अरोज़ ही आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुई है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, बल्कि इसको नॉन एडजस्टिंग कहेंगे। लेकिन अगर ये मटेरियल हुआ तो इसका डिस्क्लोजर देना। ठीक है, अब ये तो सीधी सीधी बातें होगी ना। जैसे मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट था जिसमें वो लिखता है 28 जी क्या लिखता है जी, 28 दिसंबर को फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है और 10 जनवरी को वो 14 में अगले साल के 14वें दिन वो बैंकरप्ट हुआ है। तो ये तो सिंपल पता लग रहा है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। कौन सा इवेंट था? एडजस्टिंग। सेकंड, 6 जनवरी को एक और फैक्ट्री भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई और बैंकरप्ट हुआ है 15 जनवरी को। अब पता लग रहा है क्लियर कि ये तो कंडीशन अरोज़ ही आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, चौथा, 16 जनवरी को 3 मिलियन का टीवी सेट जो थे वो स्टोलन हो गए और अब 3 मिलियन के 16 जनवरी को स्टील हुए हैं और वो कह रहा है कि ये इन्वेंट्री में पड़े थे। तो पड़े ही होने थे जब उसके बाद बिके, उसके बाद चोरी हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि इवेंट अरोज़ ही आफ्टर रिपोर्टिंग डेट हुआ, नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, मटीरियल हो तो क्या करना है? डिस्क्लोज। 5वां सवाल, 15 फरवरी को इट वॉज रिवील्ड दैट कंपनी कैशियर विदड्रू। अच्छा, 15 को तो पता लगा है, ठीक है, कि कैशियर ने फ्रॉडलेंटली फ्रॉड किया है। इसने कब पता लगा है? 15 फरवरी को। कह रहा है 10 मिलियन के फ्रॉड में से 7 मिलियन उसने वो 31 दिसंबर से पहले विड्रॉ कर लिया था, जबकि चुप है तो बाकी फिर कब किया होगा? उसके बाद ही किया होगा। पर कह रहा है ना, पता लगा 15 को कि 10 मिलियन निकाल चुका है वो, जिसमें से 7 मिलियन बिफोर 31 दिसंबर निकाला। तो इसका मतलब फिर 3 मिलियन बाद में निकाला होगा ना। अब 7 मिलियन क्या है इसमें? ये बिफोर ईयर एंड है, तो ये एडजस्टिंग है और 3 मिलियन एडजस्टिंग नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल हो तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगली बात इंश्योरेंस वालों की आ गई थी। तो इंश्योरेंस के भी मैंने कहा था 8 को, ये मैंने करवाया था सवाल आपको, 8 को भी आप तोड़ दें। लेकिन हम जरा थोड़ा सा इसको रिकैप ले रहे हैं। इन्वेंट्री, अच्छा ये स्पेशल केस है, ऐसे क्या ना, इन्वेंट्री 25 मिलियन पर पड़ी थी 31 दिसंबर पे, वो 15 मिलियन की। अच्छा नहीं, ये स्पेशल केस नहीं है। देखो, डैमेज हुई है इन फ्लड इन जनवरी, तो फिर ये क्या है? इवेंट अरोज हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इसलिए इसको नॉन एडजस्टिंग कहेंगे। मटीरियल है तो डिस्क्लोज करेंगे। आगे बढ़े, इंजरी हुई है 10 दिसंबर को, क्लियर पता लग रहा है, पता लग गया 10 दिसंबर को इंजरी हुई है और क्लेम उसने किया है 26 को। तो 26 को क्लेम होना तो सिर्फ एक एविडेंस है उस कंडीशन का, जो इंजरी जो कि एग्जिस्ट करती थी, एडजस्टिंग इवेंट। तो कोई एडजस्टिंग आ रहा है, कोई नॉन एडजस्टिंग आ रहा है, पर क्लियर पता लग रहा है हमें। ये स्पेशल केस अभी तक कोई नहीं आया, क्लियर पता लग रहा है हमें। चलते जाएं आगे। अगला, डैमेज वर्कर इंजर हुआ है 10 दिसंबर को और उसने 28 दिसंबर को कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन
31 दिसंबर के ऊपर लॉयर जो कह रहा था 10 दिसंबर को इंजरी हुई है और 28 दिसंबर को केस हुआ है। 31 दिसंबर पे लॉयर का ख्याल है कि प्रोबेबल है कि वो 10 मिलियन पे करेगा और उसकी एंट्री भी पास कर ली गई, यानी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर लिया गया था। ऐसे ही है। और बोलो, वैसे तो ये इधर नहीं करना चाहिए था, ये आगे सवालों में आ जाती है। बहरहाल एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कर दी होगी आपने, कितने की? 10 मिलियन की। लेकिन वो कहता है अभी फाइनेंस तुम्हारे हाथ में ही थी कि कोर्ट डिसाइडेड कि हमने 8 पे करना है, तो बस ठीक है, प्रोविजन को रिवर्स कर दें, ठीक है, और कैश पे करें 8 और बाकी फिर एक्सपेंस को रिवर्स कर देते थे। ये काम है। ये क्या है? ये भी क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। अब इसको नॉन एडजस्टिंग तो नहीं कह सकते, ये तो बस बीच में ऐसे ही है कि ईयर एंड तक उसको लग रहा था कि 10 मिलियन देने पड़ेंगे, ईयर एंड के बाद वो हो गया और पता भी लग गया, तो ये तो प्रोविजन ही नहीं है, ये तो एकदम से लायबिलिटी बन गई। बल्कि अज्यूम अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने अभी पे नहीं किया, तो आप यहाँ पे पेएबल कर दें, वर्चुअली सर्टन हो गया। ऐसे कर लें, पे नहीं किया तो पेएबल कर लें, लेकिन प्रोविजन को रिवर्स कर दिया, एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इंजरी हो चुकी थी। ईयर एंड के बाद फैसले का आना तो जस्ट एक एविडेंस है उस कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट पर। बात समझ आ रही है? आगे चले। ये स्पेशल केस अभी तक कोई नहीं आया, 9th स्पेशल केस जनवरी 14 में, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जन, जनवरी में हुआ न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस, WL रिड्यूस्ड द प्राइसेस। अब जो इन्वेंट्री पड़ी थी प्रीवियस वर्जन की, ईयर एंड के बाद वो कम प्राइस पे बिकी है, NRV लॉस आ रहा है। ईयर एंड पे तो इन्वेंट्री पड़ी होगी ना, लेकिन वजह क्या बनी? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मोबाइल। अगर ये न्यू मोबाइल इंट्रोड्यूस हो जाता ईयर एंड से पहले, ये एडजस्टिंग इवेंट होता। ईयर एंड के बाद है तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि इट अरोज आफ्टर द लॉन्च ऑफ न्यू मोबाइल, अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसका सिर्फ मटेरियल है तो डिस्क्लोजर दे देंगे। ओके, चले, समझ आ रही है? ये कोई सवाल मैंने नया नहीं कराया अभी तक। गारंटी के बारे में बता दिया था, लेकिन चलो अभी स्पेशल केस कह के छोड़ा हुआ है तो चलने दो। अच्छा, रेफ्रिजरेटर विच वॉज अपियरिंग इन स्टॉक, 13वां करा रहा हूं, ऑन 31 दिसंबर इज सोल्ड ऑन 10 जनवरी। अब ये चुप है ना? ये क्या है? ये स्पेशल केस लग रहा है। एक रेफ्रिजरेटर जो स्टॉक में कॉस्ट पे नजर आ रहा था 1 लाख पर, अपियरिंग इन स्टॉक, स्टॉक में पड़ा था, अपियरिंग इन स्टॉक में पड़ा था, ठीक है जी, एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000, कॉस्ट कितनी थी? इज सोल्ड फॉर 6,000 ऑन 10 जनवरी। ईयर एंड के बाद वो 6,000 पर बिका है। 4,000 का लॉस फ्यूचर में आता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल चुप है। तो क्या 10 दिन में ऐसा कौन सा ड्रामा हो गया होगा खामोशी केस में? अब नॉर्मेलिटी तो सवाल खुद बता देता कि भाई पानी आ गया था सैलाब का ईयर एंड से पहले तो डैमेज हो चुका था, ईयर एंड के बाद सस्ता बिका, या पानी आया है सैलाब का ईयर एंड के बाद और डैमेज हुआ है, तो इसलिए ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। तो खामोशी केस के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना जी, यही है ना? हाँ 13, ये जनाब आपका ये वाला केस था। तो ये 13 पॉइंट है कि सेल हुई है इन्वेंट्री एट लॉस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जो कि ईयर एंड पर पड़ी थी। सवाल चुप है, तो रातों रात कुछ ऐसा नहीं हो जाता, 10 दिन गुजरे मतलब कि एकदम से क्या हो गया? एकदम से नहीं होता। अगर आप 10 दिन पीछे भी चले जाते तो ऑब्सोलेसेंस आ चुकी होगी, आउट ऑफ फैशन हो चुका होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, कोई मसला हो चुका होगा जिस वजह से ये ईयर एंड के ऊपर भी लॉस पर ही बिकता। बस खामोश है। तो अब अजम्पशन नॉर्मल क्या है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है। तो इन्वेंट्री का सेल होना, ये मैंने कहा था याद भी करो, 13वें का सोल्यूशन कहा था याद करो, इन्वेंट्री का ईयर एंड के बाद लॉस पर सेल होना खामोश है। तो ये क्या है? ये इंडिकेशन है ऐसी कंडीशन की जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, इसलिए ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। तो एक्सपेंस डेबिट, ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी कि NRV लॉस की एंट्री कर लो। तो यहां से हम 13वां पढ़ लें जरा। स्पेशल केस नंबर 1 आ गया 13वां, सेल इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कंफर्म्स दैट लॉस एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। हालांकि कोई इंडिकेशन नहीं है, खामोशी है। ये साइलेंसर वाला केस है, साइलेंट, ठीक है। इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, सो विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिक्रीज इन्वेंट्री। कोई मसला? ये स्पेशल केस था। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 13वां, ठीक है, क्या है कि
रेफ्रिजरेटर अपीयरिंग इन स्टॉक था, कॉस्ट इतनी थी, सोल्ड फॉर दिस आफ्टर ईयर एंड। खामोश है तो ये क्या है, एडजस्टिंग। चलें आगे। अच्छा नेक्स्ट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ये भी स्पेशल केस है। 15वां, 23 अप्रैल 14 पर, ये तो फाइनेंशियल हाथों से निकल गई है। पता लगा है कि मोबाइल 3 मिलियन के चोरी हो गए थे, हुए हमारे साल में ही थे। भाई अब क्या करें, ये तो ना तो ये एडजस्टिंग है ना नॉन एडजस्टिंग है। असल में ये IS 20 के स्कोप से निकल गया। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथों से निकल गई हैं। अब इस पे IS 8 लगेगा अगले साल 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना रहे होंगे तो 2013 का प्रायर ईयर एरर कह के इसको 13 के अंदर सही करेंगे, रीस्टेटमेंट करेंगे, नोट डालेंगे। ठीक है, तो जरा पढ़ ले इसको भी, ये आउट ऑफ स्कोप वाले को, 15वें को। इट इज नॉट एन एडजस्टिंग पढ़ाया था, नॉट इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर ऑथराइजेशन, सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड इन 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ 14 में होगा, वो मैंने आपको एडवांस वैसे ही बता दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद स्पेशल केस कहाँ गए यार, सारे ही गए। डेटर भी स्पेशल केस है। डेटर भी क्या है, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, लेकिन ये मैंने करवा दिया कि डेटर बैलेंस ट्रांसलेटेड था ईयर एंड पे, लेकिन वो फिर चेंज हो गया आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। अब डेटर्स का बैलेंस तो एग्जिस्ट करता है, अब ईयर एंड पे रीट्रांसलेट भी IS 21 ने कराया है, लेकिन ईयर एंड के बाद फिर इसकी फ्लक्चुएशन आ गई है, तो क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हाथ में है, ये तो रोज यही करते रहे। फिर हम 31 मार्च पे फिर रीट्रांसलेट कर दें। IS 21 ने ये तो नहीं कहा था कि ऑथोराइजेशन डेट के ऊपर मॉनिटरी आइटम को रीट्रांसलेट करो, बल्कि उसने कहा था रिपोर्टिंग डेट पर करो। वो हमने कर दिया, वो कह रहा है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर ट्रांसलेट हुआ था, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इसके बारे में यहाँ पे हमने किया था, ये भी स्पेशल केस था ये। तो ये नंबर 3, ये कौन सा सवाल है, कौन सा पार्ट है, इधर से कौन सा पार्ट बन रहा है, 16th। ये लो, ये 16th स्पेशल केसेस की तस्वीरें बन रही हैं। ठीक है ना जी, बाकी तो आपने खुद ही बना लिए, लिख भी लिए थे। तो एक्सपोर्ट सेल्स की ये मैंने मिसाल दी थी, तो अगर 260 पर इसको उठाकर लिख लिया था डेटर को, तो 31 मार्च पे 280 पे चला भी गया तो नॉन एडजस्टिंग है। हाँ, नॉन एडजस्टिंग का रूल यही है, डिस्क्लोज कर दो इफ मटीरियल। ये एक ही बात तस्वीर खींचना जब सारे स्पेशल केसेस यहाँ आ जाए। ठीक है, 5, 6, 7 जितने भी हैं। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन मैंने कहा था याद कर लेना कि ये नॉन एडजस्टिंग है बिकॉज ओनली ईयर एंड रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। हाउएवर इफ अमाउंट इज मटेरियल, नेचर और एस्टिमेट ऑफ फाइनल डिस्क्लोज कर दो इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे याद करवाया हुआ है वैसे ही है। ठीक है, अब ले दे के रह कौन कौन से गए ये देख लेते, ये तो टिक करें ना। ठीक है, अब रह गए हैं कस्टमर हु ओड 35 वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अच्छा, अब ये देखो तीसरा, कस्टमर के पास 35, जिस कस्टमर ने हमारे 35 मिलियन देने थे 31 दिसंबर पे, वो 10 जनवरी को बैंकरप्ट हो गया। क्यों जी, कोई वजह नहीं बताएगी सवाल में। नहीं, को आग शाग लगी हो, कुछ सैलाब आया हो, रुड़ गई हो उसकी फैक्ट्री, कुछ ऐसा मसला हुआ हो जो ईयर एंड से पहले हुआ हो। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताएगा। तो ये स्पेशल केस भी हमने ऑलरेडी कर लिया है इसका। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे मैंने अभी बताया, सेल ऑफ इन्वेंट्री इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एट लॉस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन। ऐसे ही बैंकरप्सी आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैंकरप्सी इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस शीट डेट इज अ कंडीशन, इज इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट। 10 दिन पीछे भी चले जाते तो इसमें बैंकरप्ट नहीं होता, रातों रात जो होना होता है वो बता देता है, सैलाब आया था या आग लगी थी, ईयर एंड से पहले या बाद, ऐसी बात होती तो बता देता। अगर खामोश है तो बैंकरप्सी इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट is a condition that is indication of a condition that existed at reporting, therefore it is an adjusting event। तो ये जनाब हमारा डेटर वाला डिक्लेयर बैंकरप्ट खामोश है, तो ये कौन सा है जनाब, तीसरा, ये तीसरा। और इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको कहा था कि याद करना, ये देखो, नहीं कहा था तो आप देखो, बैड डेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब इसको ज्यादा अच्छा इसी तरह से लगता है जैसे मैंने कहा है, अच्छा है, जरा इजी होता है। बैंकरप्सी after reporting date confirms that loss existed at reporting date, so it is an adjusting event। तो इसलिए एक्सपेंस बढ़ा लो, डेटा को कम कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई मसला? अच्छा, अब जनाब ले दे के रह गए हैं खैर से। ये 9th, कंपनी ओन्स 1.5 लाख शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एसेट है हमारा,
और एसेट्स को आप फेयर वैल्यू, दो ही मॉडल्स हैं एसेट्स में। अमोर्टाइज कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में अमोर्टाइज कॉस्ट तो नहीं था ना, याद है? नहीं भी है तो आज याद आ जाएगा इंशाल्लाह। सवाल करना है। IFRS 9 पे वापस जा रहे हैं हम, रिवीजन शुरू हो चुकी है हमारी। अब हम रिवीजन साथ साथ ही करेंगे। अब IFRS 15 के साथ रिवीजन चलती है हमारी, ठीक है? तो खैर अभी रिवीजन में इसलिए नहीं जा सकेंगे उस तरह से खुल आके, क्योंकि IAS 37 अभी चल रहा है, अब फाइनल अकाउंट चल रहा है, तो ये भी तो रिवीजन में ही है। जब ये भी खत्म कर लेंगे तो फिर वॉल्यूम 1 आपको मैं बोल दूंगा लेके आया करें, बल्कि आप लेके आया करें अब ऑनवर्ड जितने दिन है, कभी कोई कभी कुछ कभी कुछ, नहीं तो फिर हैंड आउट देना पड़ेगा। अब आज भी मुझे नहीं याद रहा। चले, वॉल्यूम 1 तो किसी के पास नहीं होगा ना, IFRS 9 वॉल्यूम 1 में है ना। चले यार जरा असगर को बुला दे, मैं उन्हें पेज नंबर बता दूँ, कॉपीज तो करा लेंगे। अच्छा सुने आप भाई, हमारे पास शेयर्स पड़े हैं तो इनके शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसके ऊपर दो ही मॉडल लग सकते हैं, या फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू। आगे दूसरा ट्रीटमेंट तो P&L या OCI है, इसका मतलब फेयर वैल्यू पे ईयर एंड पे ले जाना लाजमी है। ओके, अब वो कहता है, कौन सा सवाल था ये? 9, कंपनी ओन्स 1.5 लाख शेयर्स हुज प्राइस ऑन 31 दिसंबर वॉज 190 पर शेयर इन जनवरी 14। हाँ जी, इन जनवरी 14 आफ्टर गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी शेयर प्राइस डिक्रीज्ड बाय। अब एक ये भी है, एक और भी था, वी ओन इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 40 ऑन 31 दिसंबर, दीज वर सोल्ड फॉर 35 ऑन 4 जनवरी। चलो ऊपर तो फिर वजह लिखी हुई है ना, क्या कहता है? हमारे पास 1.5 लाख शेयर्स पड़े जिनकी प्राइस 31 दिसंबर पे 190 थी, जनवरी में एक गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हुई जिस वजह से शेयर प्राइस कम हुई है। तो भाई किस वजह से शेयर प्राइस कम हो रही है? किस वजह से? गवर्नमेंट की पॉलिसी। वो कब अनाउंस हो रही है? अनाउंसमेंट कब है? आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो फिर ये तो क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये स्पेशल केस नहीं था, ये तो बता रहा है। तो 9th पढ़ लें ज़रा जल्दी से जाके। डिक्रीज इन शेयर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जो कि अनाउंसमेंट है, देयरफॉर नॉन एडजस्टिंग है। मटीरियल है तो नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट डिस्क्लोज कर दो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो बता रहा है, ठीक है, सही है। अब इसको भी सुन लिया आपने, पढ़ लिया, और उसके बाद आपने अब 14वां भी पढ़ना है। पढ़ें ज़रा 14वां आप, तब तक मैं ज़रा आपके लिए कॉपी करवा लूँ यार। IFRS 9 के वो किताब से ना, चैप्टर में से आपने पास पेपर 5 था ना, आई थिंक, ये पेंडिंग आफ्टर IAS 28 लिखा हुआ है, तो पास पेपर 5। चलें, ये तो फिर आप, एक मैं करवा दूंगा, एक आप कर लेंगे, इनमें से कोई एक, ठीक है ना। तो बहरहाल आप ऐसा कर लेना, आप 5 की कॉपी करवा लें, एक ये करवा लें, उसके अलावा तो वॉल्यूम 1 में से कुछ नहीं करना। हाँ, वॉल्यूम 1 का एक पेज है, लेकिन वो मैं उधर ही बना दूंगा, इसलिए उनको बता दूंगा, हैंड रिटन पेज जो लिख लेंगे तो वहाँ से जाके देख भी लेंगे, ठीक है। तो बस सिर्फ ये पास पेपर 5, बल्कि पास पेपर 5 और साथ ही उसी समय पे पास पेपर 7 भी आ जाएगा। ये दोनों ही आप ना एक ही पेज के ऊपर कॉपी करके इन अहबाब के लिए ले आएँ। बस यही 2 पेंडिंग है आपके सामने, वरना हमने सारे पास पेपर इसके कर लिए थे, ठीक है। ये इसी का इंतज़ार था। IAS 28 के बाद असल में टाइम नहीं मिला, गले पड़ गई मुसीबतें, नवी IAS 37, फिर फाइनल अकाउंट, वो IAS 28 के फ़ौरन बाद हो जाना था, तो मौका नहीं मिला, ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, चंगे भले ऐसी हैं। तो ये हो जाएगा IFRS 9 पास पेपर 5 और 7 एक सफ़े पे ऊपर नीचे हो जाएंगे दोनों सवाल पर। अच्छा जी, हाँ जी, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं कॉस्टिंग 40 31 दिसंबर पे, ठीक है, और ये सेल हुई हैं 4 जनवरी पे लॉस। अब कुछ नहीं बता रहा क्या वजह है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट लॉस इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ये तो एग्जिस्ट करती होंगी बैलेंस शीट डेट पे भी, इसलिए ये तो एडजस्टिंग इवेंट है। आंसर इज नो, स्पेशल केस। आप 4 जनवरी की बात करते हो, आप 3.5 जनवरी पे भी जाते तो इसकी प्राइस और होनी थी, आप 2 जनवरी पे भी जाते तो, 3 पे भी जाते तो, 1 पे भी जाते तो। भाई ये शेयर्स हैं, शेयर्स, इनकी हर रोज हर लम्हे शेयर प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। इसलिए खामोशी के केस में
आपको इसको नॉन एडजस्टिंग कहना है। जैसे डेटर्स का इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बैंकरप्ट होना एडजस्टिंग, इन्वेंट्री का इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट लॉस पे सेल होना एडजस्टिंग, खामोशी केस में साइलेंसर। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स का इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट लॉस पे सेल होना ये नॉन एडजस्टिंग। तो 3 सलेंसर हैं। पहला सलेंसर किस पे लगा हुआ है? डेटर। दूसरा इन्वेंट्री। ये दोनों सलेंसर्स जो हैं इनमें इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस है तो वो एडजस्टिंग होगा। तीसरा सलेंसर है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का, अगर इस पे लगा हुआ हो तो इसको क्या कहेंगे? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि इधर तो हर लम्हे ही प्राइसेस बदल रही होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बारे में ये जनाब हमारा चौथा रूल बन गया, स्पेशल केस। ठीक है, ऐसे वाला ये तो उठा सकते हैं ना जी। ले जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ये भी एक हमारा स्पेशल रूल। अब 3 स्पेशल सलेंसर थे, इन्वेंट्री, डेटर, ये बीच में रीट्रांसलेशन आ गया, इसको तरह मैं नीचे ना ले आऊं ताकि सलेंसर इकट्ठे हो जाए। जरा सलेंसर सारे इकट्ठे कर लेते हैं जी। है तो डेटर वाला भी स्पेशल केस, ये एक्सपोर्ट डेटर्स वाला, रीट्रांसलेशन वाला, लेकिन वो क्यों नॉन एडजस्टिंग है? क्योंकि स्टैंडर्ड ने नहीं इजाज़त दी हुई। ठीक है, और ये क्यों नॉन एडजस्टिंग है और ऊपर वाले क्यों? ये सलेंसर वाले केस अलग है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जी, तो ले जी, मिसाल के तौर पे ये 2000 जो भी है, ठीक है, इसमें शेयर्स की प्राइस जो भी थी 14-15 रुपए जो भी थी, लेकिन ईयर एंड के फौरन बाद सोल्ड एट लॉस, ये हुआ। यानी इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ये लॉस पे बिक गए, इमीडिएटली इधर कहीं 1, 2, 3, 4 दिन बाद ही लॉस पे बिक गए। अब पहले सलेंसर्स के केस में इसको एडजस्टिंग कह रहे थे, लेकिन यहां पर सलेंसर के केस में क्या है? ये नॉन एडजस्टिंग है। तो इन केस ऑफ साइलेंस, इन केस ऑफ साइलेंस ये, क्योंकि बेटा सादा सी बात है, आपने ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये तो हर वक्त इनकी तो प्राइसेस हर वक्त चेंज होती रहती हैं, तो यहाँ पर साइलेंस है। ऊपर वाले केस में साइलेंस नहीं था। अगर ऊपर वाले केस में मिसाल के तौर पे ये रेंट से पहले वो वजह बताता तो फिर हम एडजस्टिंग ही कहते हैं, हमें तो पता था कि इस वजह से हो गया। ठीक है, और बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इन केस ऑफ साइलेंस ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसकी डिस्क्लोजर सिर्फ होगा, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसको कह देते हैं नंबर 3। मतलब आपकी नंबरिंग अपनी चल रही होगी, मैं ज़रा ऐसे कर लिया। तो पहले वाले 3 केसेस साइलेंसर थे, चौथा स्टैंडर्ड ने आकर स्पेशल केस आपके लिए बनाया। कोई मसला? अब 2 और स्पेशल केसेस हैं, एक है गारंटी, दूसरा है डिविडेंड। गारंटी के बारे में आपको मैं बता चुका हूं आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक में, इसमें फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कि गारंटी का सिर्फ दे देना, वो कमिटमेंट के नोट के अंदर बताना पड़ गया था ना कि गारंटी का सिर्फ दे देना ये लायबिलिटी नहीं है, गारंटी का देना इज जस्ट कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट क्या है? अगर भाई वसीम ने डिफॉल्ट किया तो मैंने गारंटी दी हुई थी कॉलेज वालों को कि मैं जी इसका नुकसान भरूंगा, तो जब ये डिफॉल्ट करेगा तो फिर मेरी ऑब्लिगेशन बनेगी। पास्ट इवेंट क्या होना है? डिफॉल्ट। पास्ट इवेंट इज नॉट प्रोविजन ऑफ गारंटी, प्रोविजन ऑफ गारंटी इज जस्ट अ कमिटमेंट। ये IAS 1 के बाद तो फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक के बाद तो ये वैसे ही आपका बड़ा स्पेशल केस बड़ा पक्का हो जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी 5वां। अच्छा सॉरी, इन्वेस्टमेंट शेयर्स के साथ सवाल कौन सा था ये? 14वां, ठीक है ना? और सही है। अच्छा, अब स्पेशल केस नंबर 5 है गारंटीज, गारंटी गिवन।
अच्छा जी, अब पीटीसीएल पेरेंट है, उसने अपनी सब्सिडरी यूफोन के लिए गारंटी दे दी। अच्छा, अब पीटीसीएल गिवन गारंटी ऑफ यूफोन, यूफोन तुम ही तो हो, ठीक है जी। अल्लाह ना करे, बहरहाल हो गया अब जो होना था। यूफोन की फैक्ट्री में आग लग गई। हाँ जी, आप बताएं क्या है जी, बताएं जी। आग लग गई है भाई, और आग लग गई है। यूफोन की फैक्ट्री में आग लग गई है, लेकिन कब लगी है? आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। लेकिन गारंटी तो पहले से दी हुई थी, अब क्या करें? हाँ जी, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग ना, बोलो। नॉन एडजस्टिंग, ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि गारंटी का देना नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ, अच्छा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है जी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है भाई, ठीक है। गारंटी का देना जो है वो तो कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं थी, बल्कि डिफॉल्ट करना ऑब्लिगेशन थी। तो क्या ईयर एंड से पहले यूफोन डिफॉल्ट कर चुकी थी? बोलो। ये तो आग लगना तो हुआ ही कब है? आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो फिर इसको सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे आप, अगर आपको लगे कि ये बहुत मटेरियल था, और ठीक है, ये भी स्पेशल केस। ये बात समझ आई है? पहले समझाया था, कमिटमेंट है हमारी, ईयर एंड के ऊपर कमिटमेंट में शो करेंगे। हाँ, अब ईयर एंड के बाद ये हो गया तो डिस्क्लोज कर दो। हमने गारंटी दी हुई थी, तबाही फिर गई है, उधर आग लगी है, तो डिस्क्लोज कर दो बेशक, मटेरियल है तो, ठीक है। लेकिन ये कहना कि गारंटी मौजूद थी ईयर एंड के ऊपर और बस उसी की ही अब जो है वो गड़बड़ हुई है, तो भाई ये बात, गारंटी का देना तो जस्ट कमिटमेंट थी, ऑब्लिगेटिंग इवेंट होना था डिफॉल्ट। अगर ये आग लगती यूफोन की फैक्ट्री में इधर, फिर एडजस्टिंग था, फिर आपको चाहे पता इधर भी लग रहा है, वैसे ऐसा होता तो नहीं है एडा वड्डा सान्या हो जाए तो थानू इन्ने दिनों बाद पता लगे, पता नहीं पता नहीं आप कहाँ पे और वहाँ सब्सिडरी कहाँ पे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन चलो लेट से ऐसा हो जाता, ठीक है, कि आग लगी होती यहाँ पर और आपको पता चलता यहाँ पे, तो फिर एडजस्टिंग होता। और आग लगी होती यहाँ पर, पता भी यहाँ पर चल गया, फिर तो आपने एडजस्ट कर ही दिया होना, तो ठीक है। तो अब जरा ये पॉइंट पढ़े जो रहता था, ये 11वां मार्च 13 में, हमारे साल के दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, WL issued a guarantee against a loan obtained by its subsidiary Ray amounting to 40 million. अब जनवरी 14 में फैक्ट्री ऑफ RL was destroyed in fire and RL will not be able to repay the loan. अब कब हुआ है जी ये मामला? जनवरी में, लेकिन गारंटी तो उसने पहले से दी हुई थी। एडजस्टिंग ना, एडजस्टिंग ना, स्पेशल केस। गारंटी तो देना कहीं पे भी ऑब्लिगेशन नहीं थी, ठीक है। तो आग जब लगी है वो ईयर एंड के बाद हुआ है, ठीक है। तो 11वें को भी याद कर लेंगे आप इंशाल्लाह। नॉन एडजस्टिंग लिखा हुआ है, चले ठीक है। तो आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो इसमें लिख लें कि द bankruptcy of subsidiary after reporting date is a non-adjusting event as the event of fire या जो भी लिखना है, destruction arose after reporting date. bankruptcy था ना, bankruptcy हुई है, bankruptcy of RL after reporting date is an indication, ऐसे ही लिखने से पहले लिखते थे, is an indication of a condition, ब्रैकेट में लिख दो, फायर, डिस्ट्रक्शन बाय फायर, ठीक है ना।
is an indication of a condition, bankruptcy of RL after reporting date is an indication of a condition ब्रैकेट में fire, ठीक है ना, that arose after reporting date. Therefore it is a non-adjusting event. Full stop. Therefore it is a non-adjusting event. Full stop. हो गया full stop. Therefore it is a non-adjusting event. अच्छा, अब अगली बात भी बता दो, गारंटी को क्यों नहीं लिफ्ट कराई, तो उसके बारे में लिखो द प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन के वजह से कहीं आई-सेट 7 ना समझ लो, द गारंटी प्रोवाइडेड, यूं लिखो, द गारंटी प्रोवाइडेड इज जस्ट अ कमिटमेंट and just a commitment. The guarantee provided is just a commitment and no liability and no obligation या liability जो भी लिखना है, and no obligation at reporting date existed. Guarantee provided is just a commitment and no obligation existed at reporting date. बहुत लंबा नहीं हो गया वैसे, आपस की बात है, चलो खैर, स्पेशल केस जो है, ठीक है, द गारंटी प्रोवाइडेड इज जस्ट अ कमिटमेंट, आगे क्या लिखवाया मैंने, एंड नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट बिकॉज देयर वाज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट दैट इज डिफॉल्ट एट रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, फुल स्टॉप. Because there was no obligating event, ब्रैकेट में लिख दो, डिफॉल्ट एट रिपोर्टिंग डेट, फुल स्टॉप. लेकिन वो बात ना लिखना भूलना, however if material कंटिंजेंसी वाले नोट में लिखोगे, कंटिंजेंसी के अंदर कंटिंजेंसी में दिखा दोगे ना, कमिटमेंट भी आपकी शो हो रही होगी कि आपने की हुई थी, और फिर वहाँ पे डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है. तो क्या लिखवा रहा था मैं, ये कहानी यूँ चली है, मैंने कहा कि bankruptcy of RL after reporting date is a condition that arose after reporting date, ब्रैकेट में लिखा fire, therefore it is a non-adjusting event. The guarantee provided by WL is just a commitment and there is no obligation at reporting date because no obligating event occurred, that is fire, ठीक है, there at reporting date. लेकिन आगे वो भी लिख लो, however if material it shall be disclosed, गिविंग, वो वाली लाइन लिखा करो, याद कराई तो थी, shall be disclosed giving its disclosing its nature and estimate of financial effect in notes to the financial statements, ठीक है. तो यहाँ पे हमने खुद ही लिख लिया, ये 11वां था ना, खुद ही लिख लिया, गुजारा हो गया हमारा, ठीक हो गया. अच्छा जी, 12वां, अच्छा ये 13वां तो हो गया ना, टिक तो करा दो, सिर्फ 12वां रह गया. अब 14वां भी कर लिया मैंने, सिर्फ 12वां रह गया, सिर्फ 12वां रह गया था, है तो स्पेशल केस, ठीक है. कोई एक स्पेशल केस मुझसे मिस हो गया, 6 है ना, यहाँ पे मैंने गोल दायरे 5 पे लगाए हुए हैं, तीसरा, 13वां, 14वां, 16वां, 5वां, नहीं ये कौन सा है, ये कौन सा गारंटी वाला कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, 11वां, हाँ ये गोल दायरा आ गया, ठीक है. चलो अच्छा जी, 12वां पढ़े, 12वां, क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है, और 27 फरवरी 14, 31 दिसंबर के बाद WL अनाउंस 25% बोनस शेयर्स फॉर द ईयर 13. लो जी, अच्छा इसके साथ कौन सा सवाल नंबर है, इसका कौन सा सवाल नंबर था गारंटी का, 12वां या 11वां, ऐसे लिखिए. 6वां स्पेशल केस, फाइनल डिविडेंड ऑफ 13. ले ये कहाँ से स्पेशल हो गया, सीधी सी बात है, अनाउंसमेंट की वजह से लायबिलिटी आती है ना, ऐसे ही है ना, बोलो डिविडेंड की लायबिलिटी कब अराउज होगी, जब अनाउंसमेंट होगी, ठीक है.
तो मसला ही कोई नहीं है, 31 मार्च ईयर एंड है और यहाँ पर फाइनल डिविडेंड ऑफ 13 अनाउंस हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 13 अनाउंस्ड। अब देखो भाई, इसकी तो अनाउंसमेंट ही 13 में हो रही है, तो इवेंट, इसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है? अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट, ठीक है। जिस दिन, बल्कि यहाँ नहीं, किस दिन किया उन्होंने? 31 मार्च से किया ना ये, असल में तो वो जिस दिन डायरेक्टर्स 27 को किया है, चलो 27 फरवरी कर लो यार, माफी ना देना, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, हमारे अनाउंसमेंट तो ईयर एंड के बाद ही हुई, ठीक है। अब अनाउंसमेंट ईयर एंड के बाद हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होती हैं जब फॉर इशुएंस, तो उसी में ही ये अनाउंसमेंट पहली बार यूजर्स के सामने जाती है, ठीक है। अब है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी इसकी अराइज किस वजह से हो रही है जी? अनाउंसमेंट की वजह से, और अनाउंसमेंट हो रही है ईयर एंड के बाद। लेकिन मेरे बच्चों, नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर मस्ट है, ठीक है। इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, कोई ऑप्शन नहीं है, इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, ओके। तो ये भी एक स्पेशल केस है कि है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन डिस्क्लोज इफ मटेरियल नहीं कहना। ये बस बहुत सबसे मटेरियल चीज़ यूज़र के लिए यही होती है, सबसे पहले वो इसको देखता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक स्पेशल केस है। अच्छा जी, अब एक और स्पेशल केस जो यहाँ पर नहीं है, सवाल ये वाले पूरे हो गए हैं, वो भी आप कर ही लें, ठीक है। इकतीस मार्च 14, अब जरा ध्यान से देखिएगा जी, ये हमारा साल चला आ रहा था, ठीक है। बेसिकली मैं आपको जो यहाँ पर पढ़ाने लगा हूँ, वो पढ़ाने लगा हूँ चेंज इन टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट, ठीक है ना जी। ये आपके आज वाले होमवर्क वाले सवाल में शायद इसकी एडजस्टमेंट हो, जो मैंने I-37 के आपको सवाल नहीं दिए, पहला 19वां 16वां गालिबन इस तरह से थे ना, ठीक है। तो वो आपके होमवर्क वाले सवालों में भी ये भी हो। खैर चलें, प्रीवियस रेट हमारा चल रहा था 35%, ठीक है जी। और यहाँ कहीं फरवरी के अंदर ठंडे मीठे मौसम में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया in February 24 that the tax rate of 2013 tax rate of 2013 is changed, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, कम कर लेते, ज़्यादा कर, जो भी कर लें, चलें 30%, 35, ठीक है, चेंज कर देते, ठीक है, चेंज कर, ऑफ 13 इज चेंज्ड टू, कुछ भी कर लो, 32%, 34%, 35%, कुछ भी कर लो। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फरवरी में 2014 फरवरी में अनाउंस किया है कि टैक्स रेट ऑफ 13 इज चेंज्ड टू 35%, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली। अब क्या करें? दिल क्या कह रहा है कि क्या करें? दिल क्या कहता है जी, क्या करना चाहिए? दिल क्या कह रहा है? दिल की बात पहले बताएं मुझे, दिल क्या कह रहा है? माने ना माने वो बात की बात है, हम इसकी बात, लेकिन दिल क्या कह रहा है बताओ? एडजस्टिंग है ना? एडजस्टिंग नहीं है?
नहीं है एडजस्टिंग, उसकी वजह है अनाउंसमेंट। तो तो देते हुए एडजस्टमेंट अपने साल में अंडर ओवर की कर लेंगे, पर इसको एडजस्टिंग नहीं कह सकते क्योंकि अनाउंसमेंट कब हुई है, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो दिल जो है सारी बातें उसकी नहीं मानते होते, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, ओके डन। ले जी, आपके स्पेशल केसेस हैं कुछ। कुछ बातें एक दो और भी हैं, गोइंग कंसर्न इसमें पढ़ाना है मैंने अभी, और एक छोटी सी एग्जांपल और एग्जांपल्स के अंदर है, फिर इसको ज़रा रीड भी करना है ना आपने। और एक वो डिस्क्लोजर्स के अपडेट की बात पढ़ानी है कि अगर ईयर एंड के ऊपर कोई डिस्क्लोजर नहीं था और आ गया है तो डिस्क्लोजर भी दे दे। चलो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल एक और चीज़ इसमें पढ़ लें, बोर हो रहे हैं अब मेरे ख्याल में, इसकी अब करते हैं बस। कल ही शाम का टाइम है, तो फिर हम करते हैं अपना IFRS 9 वाला सवाल, थोड़ा सा फिर थोड़ा ज़िंदगी में स्पाइस लाए हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसके बाद थोड़े ताज़ा हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी थेरी, लेकिन वो IS 37 को ज़रा छोड़ देंगे, या फिर कल करेंगे पार्ट बी में, मंडे है पार्ट बी, आधा घंटा वो तो होना है ना इंशाल्लाह। अगर वो ना हुआ तो फिर 2 घंटे होने हैं। ओके, तो हाँ डिपेंड करता है ना। अगर तो मैं माल सामान तैयार कर लिया तो लिए संडे ला के, तो मंडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, फिर ट्यूसडे को छोड़ देंगे, वेंसडे को छोड़ देंगे, थर्सडे को कर लेंगे, फ्राइडे छोड़ देंगे, फिर इस तरह से, ताकि रेस्ट भी मिलता रहे, हाजमा भी तो ज़रूरी है। लेकिन IFRS 15 मेरी पूरी ट्राई है कि जब तक कोई भी चीज़ रहती हो, पहले वही पार्ट बी पार्ट सी ये इस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस में चले, IFRS 15 एक्स्ट्रा क्लास में ना आए, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा बोझ है, लेकिन बोझ नहीं है ये, आप लोग अगर समझें तो ये बोझ नहीं है। ये सारे काम आपने जो करने हैं वो बस करवाने शुरू कर देने अब आपको एक आध दिन में। अच्छा जी, ओके, क्वेश्चन नंबर, अब ये गोइंग कंसर्न ये मैंने आपको पढ़ाना है। उसके बाद ये अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स पढ़ाना है, ये डेट ऑफ ऑथराइजेशन ये दिखाया था नोट, लेकिन फिर भी ज़रा यहाँ से पढ़ाना है। मैं बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं स्टैंडर्ड में। इसको ना सारे सफ़े को आपने लाजमी रीड ऑनली करना है, इस टेबल को, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं इसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ निकाल कर देना चाह रहा हूँ। ये तो है ना, सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, ये एडजस्टिंग इवेंट अभी करके आ रहे हैं। फिर ईयर एंड के बाद पता लगा है कि एसेट इम्पेयर हो गया है, यानी डेटर राइट ऑफ करना है या इन्वेंट्री के, तो ये भी क्या है, ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में एडजस्टिंग, ठीक है। फ्रॉड का पता लगा है या एरर का आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जो पहले हो चुका है, एडजस्टिंग। अमाउंट की पेमेंट की है या रिसीट हुई है किसी लीगल इंश्योरेंस क्लेम से, ईयर एंड से पहले हुआ था, एडजस्टिंग, ठीक है। दो स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस नंबर 6, डिटर्मिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट। आपने ऐलान किया कि हम अपने प्रॉफिट्स का 10% अपने मैनेजर्स को भी देंगे या बोनस, ठीक है। लेकिन इफ एंटिटी हैड प्रेजेंट और लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो अगर तो ये ऐलान लीगली हुकूमत ने कहा हुआ है कि ये देना है, या आपने ऐलान ईयर एंड से पहले कर दिया था कि भाईजान आपको बोनस मिलेगा, तो ईयर एंड के बाद उसका सिर्फ डिटरमिन होना रह जाता है, जब प्रॉफिट फाइनल होंगे तो उसकी अमाउंट निकल आए, तो ये एडजस्टिंग है कि आपकी लीगल या कंस्ट्रक्टिव ये ऑब्लिगेशन अगर ईयर एंड पे मौजूद थी, तो फिर सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट रह गया था, तो ये तो फिर बस सिर्फ डिटरमिन होना रह गई थी, ऐलान तो पहले का। हाँ, अगर आप ईयर एंड के बाद ऐलान करते हैं तो फिर आपका ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, फिर अब ईयर एंड के बाद ऐलान किया तो फिर 14 के साल में ही जाकर बोनस दे देना, 13 में नहीं देना। ये बात समझने की थी, एक ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये ऊपर लिखा हुआ है ना हेडिंग में, ये एडजस्टिंग इवेंट है। और एक ये भी बड़ा आसान सा है, मुश्किल नहीं है, बड़ी सादा सी बात है कि मिसाल के तौर पे ईयर एंड से पहले यानी 31 दिसंबर 13 पे आप गए, आपने एक जगह पर एक एसेट को पसंद कर लिया, गए आप जनाब मिसाल के तौर पे 15 दिसंबर को, ठीक है जी, 15 दिसंबर को जाके आपने एसेट पसंद किया, ठीक है, आपने उसको पसंद करके परचेज़ कर लिया, एसेट परचेज़ हो गया। पेमेंट की बारी आई तो आपने कहा कि यार वो
शेख साहब किधर हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, आपको पता ही है, तो ज़रा प्राइस उनसे पूछें, कुछ छोड़ दें। तो मैं कही शेख साहब तो हज पे गए हुए हैं, दिसंबर में उम्रे पे गए हुए हैं। तो शेख साहब को व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया, तो शेख साहब ने कहा ओहो कोई मसला नहीं है यार, उनको दे दो, कोई मसला नहीं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हें कोई एसिड ले जाएं, अपना काम करें, वापस आते हैं तो कर लेते हैं रेट का, वापस आते हैं तो। अब एसिड परचेज हो गया, बट प्राइस वॉज नॉट फाइनलाइज किसी वजह से। अब महीने को बाद वापस आए सेठ साहब, 4-5 दिन मिलने मिलानों को जो है वो मिलने मिलाने वालों को जब मिल लिया, उसके बाद दुकान पे तशरीफ़ लाए, खाते कूते खोले और आपको फ़ोन करके कहा हाँ जी भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं, अच्छा वो एसिड जो था ना वो मार्केट में इस रेट पे है, आपको पता ही होगा, बाकी आपने पसंद तो कर ही लिया होगा माशाल्लाह, दिख तो पहले ये तो आप गए ही थे, तो अच्छा जी इसकी प्राइस जो है ना वो इतने रुपए होगी। अब स्टैंड कहता है, ऊपर आपने हेडिंग पढ़ लिया, आपने फ़ौरन ही कहना है एडजस्टिंग ही है, जी जी बिल्कुल। स्टैंड ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ एन एसिड जो कि ऑलरेडी परचेज हो चुका था बिफोर रिपोर्टिंग डेट, तो इसकी प्राइस का डिटर्मिन होना ये इसको ख़राब नहीं करेगा, ये एडजस्टिंग इवेंट था, ये आपका एडिशन ही है, इसको आपने अपने साल की अंदर ही रिकॉर्ड करना है। बस वेट कर रहे थे, प्राइस का पता लग गया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी आपके हाथ में ही है, ठीक है, ओके डन। ये यहां पर लिखा हो तो ये कुछ मैंने जरा दो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फिक्स एसेट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट विच हैड ऑलरेडी बीन परचेज्ड और सोल्ड बिफोर ईयर एंड, तो ये क्या है एडजस्टिंग इवेंट। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में अगले सफ़े पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, तो आपने उसी को पढ़ लेना है, ठीक है, इसको रीड आपने लाजमी करना है, लेकिन कहां तक करना है, ये बस यहां तक, ठीक है, तो 300 ये यहाँ से शुरू हो रहा है, 361 और 362 पढ़ना है, फिर ये बहरहाल आसान है लेकिन मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ये नॉन एडजस्टिंग की आपने ये एग्जांपल्स भी पढ़ लेनी है, ठीक है, सिर्फ ये 2 चीज़ें अभी आपने पेंडिंग रखनी है, हालांकि बल्कि आप इसको भी पढ़ें, मैं फिर ये खुद कराऊंगा आपको, ठीक है, गोइंग कंसर्न मैं आपको अब कल कराऊंगा, बहुत बोरियत हो रही है, महसूसमेंट हो रही है मुझे, ठीक है, तो वैसे अगर आपका दिल करे तो ये चलो कल करें, बस मैं सिर्फ वो अपडेट करने लगा था डिस्क्लोजर्स को। मैंने तो बड़ी सारी थ्योरी सोची थी, वैसे आपस की बात है, सही पूछो तो IFRS 9 तो पिछले इसमें था ना, अच्छा भाई मेरे बच्चों, बात यह है कि आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब है नहीं, ठीक है, फिर भी सोल्यूशन तो यहाँ, सवाल तो आपने यहाँ से देखना है, तो मैं ना ये आपके लिए छुपा देता हूँ, बाकी मैं आपको ये सब कुछ बोर्ड पे दोबारा करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कंसोलिडेशन के अंदर देखा था, और हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की अकाउंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या की थी, बोलें बोलें जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की अकाउंटिंग क्या की थी, इक्विटी मेथड पे, बिल्कुल, क्या वहां पे कोई और ऑप्शन भी था, पूरी कंसोलिडेशन में हमें तो कहीं नहीं देखा, हम तो हमेशा ही उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी मेथड पर रखते थे। इक्विटी मेथड का मतलब इन्वेस्टमेंट को वर्किंग 7 में करना, इक्विटी मेथड मतलब बैलेंस शीट के फेस के ऊपर उसका एक लाइन आइटम आ जाए, P&L के फेस पे उसका एक लाइन आइटम आ जाए, ये इक्विटी मेथड है। तो कंसोलिडेशन में कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इक्विटी मेथड फॉलो करें। अब ये थोड़ी सी अंग्रेजी लिखी हुई है, अगर तो आपने किसी कंपनी के, छोड़े ये आपको कहां मिलना है भाई, ये तो वॉल्यूम 1 के एंड पे है ना, छोड़े
वॉल्यूम 1 के एंड पे IFRS 9 का, बल्कि इनफैक्ट हैंडटन पेजेस का सबसे आखिरी सफ़ा है, यानी आपकी किताब का सबसे आखिरी सफ़ा है ये। ओए होए, बड़ा पढ़ते थे तो उस वक्त आप। अच्छा ये देखें, अगर आपने किसी के 20% से कम शेयर्स खरीदे हैं अगर आपने किसी के 20% से कम शेयर्स खरीदे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है जी IFRS 9 के अलावा, जो हम पढ़ के आए हैं। या आप उसको FVTPL मॉडल में रखेंगे या FVTOCI में, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी के 20% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम शेयर्स खरीदे हों तो भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके के इक्विटी मेथड फॉलो करें। वर्किंग 7 बैलेंस शीट के लिए और वर्किंग 5.1 P&L। याद आ रहा है कुछ? कंसोलिडेशन हम नहीं भूलते हैं ना सर। अच्छा, लेकिन जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बारी आती है तो IAS 28 जो है वो ये ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो इनको कॉस्ट पे ही रखो। आपको हर सवाल में, कंसोलिडेशन के हर सवाल में ये कॉस्ट पर मिलती थी, क्योंकि अगर आपको इक्विटी मेथड पे करके दे दे तो फिर आपसे क्या करना, ठीक है। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉस्ट पे रखो, चाहो तो FVTPL या FVTOCI या IFRS 9 वाला रखो, चाहो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तीसरा ऑप्शन, चाहो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी मेथड यूज कर लो। लेकिन ये कब है? जब आपने 20% से ज़्यादा शेयर्स, यानी आपकी एसोसिएट होना ज़रूरी है उसके लिए। अगर वो 20% से कम शेयर्स वाला केस है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप उसको IFRS 9 में रखोगे, FVTPL या FVTOCI। ये बात समझ आई? सही है, सही है। अब कंसोलिडेशन, पहली बात 20% से कम शेयर्स तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, IFRS 9, चाहे सेपरेट हो चाहे कंसोलिडेटेड फाइन। याद नहीं, कंसोलिडेशन के अंदर भी वो जज्बा के शेयर खरीद लिए थे एक सवाल में, जज्बा के, दोनों नहीं, एसोसिएट ने भी सब्सिडरी ने भी। हमने कहा था IFRS 9 लगाओ, बस थोड़े से शेयर है, ठीक है। तो 20% से कम शेयर्स हों तो जो सी मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं IFRS 9 ही लगेगा, FVTPL FVTOCI। लेकिन अगर किसी के शेयर्स आपने 20% से ज़्यादा खरीदे हैं बट 50% से कम है तो अब ये आपकी बन गई एसोसिएट। अब कंसोलिडेशन के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप उस पर इक्विटी मेथड लगाएंगे। किसी एक सवाल में भी आप इसके अलावा नहीं चले थे, चल ही नहीं सकते। ये IFRS 3 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने इसके अंदर इक्विटी मेथड ही लगाना है। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट को आप 3 ऑप्शंस के तहत रख सकते हो। कॉस्ट मॉडल पे रख लो, कॉस्ट पे रख लो, या IFRS 9 इस पे लगा लो, या वही इक्विटी मेथड जो आपने वहां लगाया था यहां पे लगा लो। बस इसके अंदर एक एंट्री करते हुए थोड़ा सा मसला होता है, कोई बात नहीं, वो मैं भी सिखा देता हूं, ठीक है। अब आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, KL एक्वायर्ड 30% शेयर्स इन HL। अब जैसे ही 30% को आपने देखा, आपने कहा ओला एसोसिएट हो गई, ठीक है। तो KL ने 30% शेयर्स एक्वायर, HL अब इसकी एसोसिएट है। यकम जनवरी 19 पे, बोथ कंपनी के ईयर एंड है 31 दिसंबर। फॉलोइंग आर डिटेल्स। अब KL ने परचेज किए 30% शेयर एट अ कॉस्ट ऑफ, ये जो आप मुश्किल से निकाला करते थे फिगर, कभी सीधी भी दी होती थी शुरू वाले सवालों में, फिर बाद में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आ गई थी, कोई मसला नहीं। तो ये कॉस्ट है, ठीक है। और इसकी एंट्री तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, जो सा मर्जी मॉडल है आपने आगे लगाना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा ही कॉस्ट पे होती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को किस पे रिकॉर्ड करते थे, बस इतना सा फर्क था। FVTPL होता था तो परचेज प्राइस पर, और अगर FVTOCI होता था तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एंट्री क्या होती थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट। यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है इसलिए सुकून मारो। यूज कौन सा करवाना है, ये यूं कर लेते हैं हम, FVTPL मॉडल यूज कराते हैं, FVTOCI नहीं करवाते, ठीक है ना। जब जाएंगे IFRS 9 में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब HL के प्रॉफिट 30 मिलियन की तो कॉस्ट हो गई, ठीक है। HL के प्रॉफिट्स हैं 10 मिलियन के पूरे साल के। HL कौन है, एसोसिएट। HL कौन है, एसोसिएट। इसके पूरे साल के पूरे प्रॉफिट्स 10 मिलियन। HL ने डिस्ट्रीब्यूट किया 4 मिलियन का डिविडेंड, फुल डिविडेंड है।
और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड वाज 32 मिलियन टोटल ही दी हुई है। अब अगर कॉस्ट मॉडल है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट करोगे और बस डिविडेंड को अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लोगे, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पीएनएल के अंदर क्रेडिट, लेकिन अपने शेयर को क्या करोगे जी, अपने शेयर को। और ये जनाब आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं मैं। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हम रखते हैं एट कॉस्ट तो लेजर बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन एस का लेजर ए का लेजर बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का लेजर बना, और आपने पहली एंट्री पास करनी है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कॉस्ट के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर लिया आपने, बल्कि कैश ही लिख लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। किस दिन खरीदा है, लिखा हुआ था उसमें, यकम जनवरी लिखा हुआ है, गालिबन लिखा हुआ था, तो मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा पर लिखा हुआ है ये, ऑन यकम जनवरी 19। तो यकम जनवरी 19 पर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, यकम जनवरी 19 पर, चलो डेट्स को छोड़ो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट कैश क्रेडिट कितना है जी, 30 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी जगह बनती नजर आ रही है, थोड़ी सी बचत कर लेते हैं, जितनी बचत हो जाए चंगा। अच्छा, अब ईयर एंड पे इन्होंने क्या किया जी, एसोसिएट ने डिविडेंड अनाउंस किया। पहले ये एंट्री यहाँ पे कर लो, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 30 मिलियन। अब ये तो इंट्रो वाली अकाउंटिंग है, डिविडेंड आ गया है, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, लेकिन अपना शेयर रिकॉर्ड करना, तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर दिया आपने। और ये कितनी डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करोगे, अब उसका फुल डिविडेंड ढूंढो। तो उसने 4 मिलियन का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हमारा शेयर कितना है 30%। तो ₹4 मिलियन इंटू 30%, आंसर इज 1.2 मिलियन। तो ये जो ओपनिंग था ये क्लोजिंग बन गया। आपके पीएनएल के अंदर नजर आ रहा होगा डिविडेंड इनकम कितना, सॉरी 1.2 इनकम आ गई। और आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपको नजर आ रही होगी इन्वेस्टमेंट इन ए एट कॉस्ट, ये कॉस्ट ही पड़ी थी, ये आपको मिलती थी सेपरेट में पड़ी हुई, ये आपको मिला करती थी कंसोलिडेशन में, जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करते थे। अच्छा जी, आपने कहा नहीं जी, हम तो उसको एट FVTPL रखेंगे, IFRS 9 लगाएंगे। मैंने FVTPL OCI भी लग सकता था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी आपको आता है। कैंगरू वाला सवाल याद करो, पहले दिन दूसरे दिन एक सवाल किया था IFRS 9 में, शेयर्स एक FVTPL में रखा था, एक FVT OCI में रखा था, ईयर एंड पे उठा के उनको फेयर वैल्यू पे ले गए थे। FVTPL वाले की फेयर वैल्यू गेन या लॉस PNL में, OCI वाले का OCI में। और डिविडेंड का क्या किया था, दोनों मॉडल्स में डिविडेंड का क्या किया था, अदर इनकम बनाया था, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। तो ये भी आपको आता है जी। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स FVTPL मॉडल में रखें तो पहली एंट्री तो यहाँ पे भी वही होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जनाब आपने पहली एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट इन ए डेबिट कैश क्रेडिट 30 मिलियन। फिर ईयर एंड पर उन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किया, बल्कि पहले ईयर एंड पे उठाकर इसको ले आते थे आप फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू कितनी है, 32 मिलियन। तो ₹2 का गेन आ गया। ये गेन आप कहाँ ले जाया करते थे, PNL में, और ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गेन है।
तो इस गेन की एंट्री आप क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन आ गया, और कितना है जी 2। और ईयर एंड पे जो आपको डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड की एंट्री सिंपल कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, पीएनएल के अंदर ये इनकम अपना शेयर ही डालना है, वो एक बार निकाल लिया, मैं बार बार क्या निकालूं, ये ठीक है। अभी ये हम बना रहे हैं अपना ग्राउंड, है ना जी। तो पीएनएल के अंदर क्या नजर आया, एक तो डिविडेंड इनकम नजर आई 1.2 की, और दूसरा क्या है जी, फेयर वैल्यू गेन नजर आया 2 मिलियन का। बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नजर आएगी फेयर वैल्यू पे, ऐड फेयर वैल्यू 32 पे, कॉस्ट पे नहीं होगी, फेयर वैल्यू। यहाँ पे पार्ट 2 शुरू कर